मेरा नाम रिजवाना शेख। जीत आपकी बुक से पार्ट 9 कंटिन्यू करती हूँ। ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है, इंसान की सबसे गहरी इच्छा में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं है। हो सकता है कि कई बार ये सिर्फ कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सब से बड़े उपहारों में से एक है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। समझदार लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की कुछ बातें हों। यह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया। वह कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूँ तुमने जिस तरह इस अड़ियल ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम होता है। यह अच्छी होनी चाहिए, यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ न कर रहे हों तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि इससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें, परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं और इसके अलावा या दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन यह कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा आप कृपया। प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते। प्रशंसा का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति को जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई अवसर हाथ से न जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। चेतावनी, किसी मानदंड के बिना की गई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है? इन दोनों के बीच सच्चाई का फ़र्क होता है। एक दिल से होती है जबकि दूसरी ज़ुबान से। एक में असलियत होती है, दूसरे में छिपा स्वार्थ होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। हम ना तो चापलूसी करें, ना ही चापलूसों की बातों में आए। स्कूलों में एक पुरानी कहावत है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है। फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। झूठी तारीफ रेगिस्तान में मृगमरीचिका के समान है। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं और ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा लेते हैं।
जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। यह जीने की अच्छी फिलॉसफी है। कुछ लोग सीखते हुए जीते हैं और कुछ लोग जीते हैं लेकिन कभी सीखते ही नहीं। गलतियों से सीखना चाहिए। गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोष लगाएं और ना ही बहाने बनाएं। इस पर अड़े ना रहें। जब हम अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्वीकार करके माफ़ी मांगें। अपनी सफाई ना पेश करें, क्योंकि गलती स्वीकार करने से दूसरा व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। तर्क करें पर तकरार न करें। तकरार और बहस से बचा जा सकता है, और थोड़ी सावधानी बरत कर इंसान मन की बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही ना जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी खो देते हैं तो यह कैसी जीत? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती हैं। बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाई है जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने की होड़ सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ वह है जो उसे बहस करता है। क्या यह किसी के काबिल है? हम जितनी बहसें जीतते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल यह है कि हम ठीक भी हों तो क्या बहस करना उचित है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए? ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से, कुछ इस तरह की निष्पक्ष बात कहते हुए जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा हो और हम उसे गलत साबित भी कर सकते हों तब भी यह उचित होगा। मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार किए जाने के बावजूद क्या हमारा दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा, क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी पार्टी में खासकर कुछ पैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निर्यात 50 अरब डॉलर का है। हम जानते हैं कि उसकी जानकारी गलत है और वास्तव में निर्यात 45 अरब डॉलर का हुआ है। हम कैसे जानते हैं? हमने यह उसी दिन के अखबार में पढ़ा था। यह हमने पार्टी के लिए आते समय रास्ते में रेडियो पर सुना था और हमारी कार में एक बुलेटिन पड़ा है जो हमारी बात को सही सिद्ध कर सकता है। क्या हम अपनी बात साबित करेंगे? हाँ, ऐसा कहकर मेरी जानकारी के अनुसार निर्यात की रकम 45 अरब डॉलर है। यदि दूसरा आदमी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे एकदम सही पता है कि कितना है, यह 50 अरब डॉलर ही है। ऐसे में हमारे पास कई रास्ते हैं। अपनी बात दोहराएं और बहस शुरू कर दें। भाग कर अपनी गाड़ी से बुलेटिन ले आए और उस आदमी को गलत साबित कर दें। तर्क करें लेकिन बहस नहीं, नज़रअंदाज कर दें। तीसरा और चौथा रास्ता सही है। अगर कोई ज़िंदगी में बड़ी चीज़ हासिल करना चाहता है तो उसे पूर्णतया कुशल और समझदार बनना ही पड़ेगा। पूर्णतया कुशलता और समझदारी का मतलब छोटी छोटी बातों और बहस में ना उलझना।
तर्क और बहस में क्या अंतर है? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बंद दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं, ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझ सकते। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आम तौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें। उसे मन का मैल निकालने दें। उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश ना करें। उसे यह मौका कभी न दें कि वह हमको अपने स्तर तक गिरा दे। उसे इज्जत दें और तहजीब से पेश आएँ। इससे वह दुविधा में पड़ जाएगा। कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है। धैर्य से सुने। झगड़ा या जवाबी आक्रमण ना करें, इससे दूसरा दुविधा में पड़ेगा, क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। माफ़ी मांगे जाने की उम्मीद करें। कुछ लोगों को माफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने गलती की हो। छोटी छोटी बातों में राय का पहाड़ न बनाएं। तर्क करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं, बल्कि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला को सिखाई जाए। बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने की नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सुअर की कुश्ती कभी नहीं लड़ें, आप तो मैले हो जाएंगे, साथ ही सुअर को अच्छा लगता है। तर्क शुरू करने के तरीके। खुले विचारों वाले बने। बहस में घसीटे ना जाएं, बीच में ना टोके। अपने विचार कहने से पहले दूसरों के विचार सुने। बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें, इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। बात को बढ़ा चढ़ाकर ना कहें। बात मनवाने के लिए उत्साह दिखाएं, पर दबाव ना डालें। बात स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं। अपने प्रतिद्वंदी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है। नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, ना कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमज़ोर होते हैं, पर लफ्ज तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। बहस को ख़त्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह के सवाल पूछें। हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बात कर सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात न बने तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी असहमति जाहिर कर दें। पीठ पीछे बातें ना करें। याद रखें, जो लोग हमारे सामने दूसरों की बातें करते हैं, वह हमारी पीठ पीछे हमारे बारे में भी बात करते हैं।
कब हाँकने और झूठ बोलने के बीच करीबी रिश्ता है। एक गप्पी बातें सुनता तो जल्दबाजी में है, मगर उसे मज़े ले लेकर सुनाता है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और ना ही दिमाग। गप्पी की दिलचस्पी काम की बातों से ज़्यादा उड़ती खबरों को सुनने में होता है। गप मारना एक ऐसी कला है जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता और ना ही कुछ अनकहा छूटता है। किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, मध्यम स्तर के लोग चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, महान लोग विचारों के बारे में बातें करते हैं। गप मारने से किसी के चरित्र की निंदा और बदनामी भी हो सकती है। गप सुनने वाले उतने ही दोषी हैं जितने कि गप मारने वाले। गप हाँकने वाला अक्सर अपनी ही बातों के जाल में फंस जाता है। गप्पी इंसाफ का आदर नहीं करता, वह दिलों को तोड़ता है, जिंदगियों को तबाह करता है। वह धूर्त और दुर्भावना से भरा होता है। वह ऐसा असहाय और कमज़ोर इंसान को अपना शिकार बनाता है। गप्पी की रोकथाम मुश्किल होती है, क्योंकि उसकी ना तो कोई शक्ल होती है, ना ही नाम। गप लोगों की प्रतिष्ठा को आँच पहुँचाती है, सरकारों का तख्ता पलट देती है, वैवाहिक जीवन में दरार डाल देती है, करियर बर्बाद कर देती है, निर्दोषों को रुलाती है, दिलों को चोट पहुंचाती है और नींद उड़ा देती है। अगली बार जब हम गप का मज़ा ले रहे हों तो खुद से पूछें, क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें सभ्यता और उदारता है? क्या यह ज़रूरी है? क्या मैं अफवाहें फैला रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में अच्छी कहता हूँ? क्या मैं अफवाहें फैलाने में मज़ा लेता हूँ और इसके लिए दूसरों को उकसाता हूँ? क्या मेरी बातचीत इन शब्दों से शुरू होती है, किसी से ना कहना? क्या मैं गोपनीयता बनाए रख सकता हूँ? गप मारने से बचें। याद रखें, छोटे मुंह वाले बड़ी बातें करते हैं। अपने वादा को वचनबद्धता में बदलिए। वादा और वचनबद्धता में क्या अंतर? वादा इरादे को जाहिर करता है। वचनबद्धता का मतलब यह होता है कि वादा हर हाल में निभाया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैं गैरकानूनी और अनैतिक बातों को शामिल नहीं कर रहा हूँ। वचनबद्धता चरित्र की देन होती है और विश्वास को बढ़ाती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोग एक दूसरे के दिए गए वचन को ना निभाएं तो यह संसार कैसा होगा? फिर इनके बीच कैसा रिश्ता होगा? पति पत्नी के बीच, मालिक और कर्मचारी के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच, खरीदारी और बेचने वालों के बीच, छात्र और शिक्षक के बीच। वचनबद्धता के बगैर रिश्ते छिछले और खोखले होते हैं। ये दुविधा पर निर्भर होते हैं और इसलिए थोड़े समय तक ही टिकते हैं। वचनबद्धता के बिना आज तक कोई स्थायी चीज़ नहीं रची जा सकी। वचनबद्धता कहती है, अनजाने भविष्य में मैं स्थिर हूँ। बहुत से लोग वचनबद्धता को बंध जाना समझने की भूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं। वचनबद्धता हमारी आज़ादी नहीं छीनती, वास्तव में यह हमको और आज़ादी देती है, क्योंकि इससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण वचनबद्धता अपने मूल्यों के साथ होती है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमारे मूल्य अच्छे हों। मिसाल के तौर पर, अगर मैं एक ऐसे नेता को समर्थन देने का वचन देता हूँ जो बाद में एक चरस गांजे का व्यापारी बन जाता है, क्या मुझे अपना वचन निभाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वचनबद्धता सुख और दुख में रिश्तों की मजबूती बनाए रखती है। यह इंसान की शख्सियत और रिश्तों में झलकती है। एहसान तो माने, लेकिन दूसरे से एहसानमंद होने की उम्मीद ना करें। एहसान एक खूबसूरत शब्द है। एहसान एक एहसास है। यह हमारी शख्सियत को सुधारता है और चरित्र बनाता है। एहसानमंद होने का एहसास विनम्रता से पैदा होता है,
या दूसरों के प्रति शुक्रगुजार होने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरों के प्रति अपनाए गए हमारे नज़रिए से पता चलता है और हमारे व्यवहार में झलकता है। एहसान का मतलब किसी अच्छाई का बदला चुकाना नहीं, क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेन देन नहीं है। दया, आपसी समझदारी और धैर्य की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसानमंद होने का एहसास हमें क्या सिखाता है? यह हमें आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति समझ की कला सिखाता है। एहसानमंद होने के एहसास में ईमानदारी होनी चाहिए। सीधे साधे शब्दों में धन्यवाद कहकर भी इस भावना को दर्शाया जा सकता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नज़दीकी लोगों जैसे जीवनसाथी, संबंधी, दोस्त का शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं। एक सच्चे और ईमानदार इंसान का चरित्र और शख्सियत बनाने वाले गुणों में एहसानमंद होने के एहसास का दर्जा सबसे ऊंचा है। एहसान मानने की राह में अक्सर अहंकार रुकावट बनता है। एहसानमंद होने का नज़रिया जीवन के प्रति हमारा भाव बदल देता है। एहसानमंद होने के एहसास और विनम्रता के गुणों को हम अपना लेते हैं तो हमारा व्यवहार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसानमंद होने की भावना हमारे जीवन के तरीके से जाहिर होनी चाहिए। इसका जितना भी इज़हार किया जाए वह कम है। हम इसे एक साधारण सी मुस्कान, धन्यवाद या प्रशंसा के भाव से जाहिर कर सकते हैं। सोचिए, ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ क्या है? वे क्यों कीमती हैं? अक्सर उपहार देने वाले की कीमत उपहार से कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद होती हैं, यदि कोई उन्हीं चीज़ों को उपहार के तौर पर देता है तो हम अक्सर एहसान की भावना व्यक्त नहीं करते। मुड़कर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिश कीजिए जिनका हमारे जीवन पर अच्छा असर पड़ा हो। ऐसे लोगों में हमारे माँ बाप, शिक्षक या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है जिसने हमारी सहायता करने के लिए भरपूर समय दिया हो। शायद देखने में ऐसा लगे कि उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। उन्होंने हमारे लिए अपनी इच्छा से अपने समय, मेहनत, पैसे और कई चीज़ों का त्याग किया है। उन्होंने हमारे प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया, न कि हमसे धन्यवाद पाने के लिए। किसी मोड़ पर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी को संवारने में कितनी मेहनत की गई है। शायद उन्हें धन्यवाद देने के लिए अब भी देर नहीं हुई है। जीसस की कहानी। जीसस के बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक बार 10 कोढ़ियों का कोल ठीक कर दिया। जब वे मुड़े तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनम्रता थी। जब जीसस बोले, मैं कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? ज़्यादातर लोग एहसान फरामोश होते हैं। एहसान मानने वाला इंसान मुश्किल से मिलता है। जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया और कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरह हमें भी किसी से एहसान मानने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऊपर का उदाहरण व्यवहार और शख्सियत में कैसे लागू होता है? हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपड़ा दे देते हैं तो कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परोपकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चढ़ा देते हैं। हम लोगों को अक्सर ऐसी बातें कहते सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सड़क पर होता। उनमें कितना अहंकार है। संयोग से जब लोग दूसरों से काम निकालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, संयोग से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं? ऐसा कहकर वे काम करने या न करने के महत्व को कम कर देते हैं। मैंने यह पाया कि अगर हम जिंदगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह संयोग से नहीं होता, बल्कि हमेशा खास तौर पर होता है। एक अच्छे इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो
वह कोई काम एहसान करने के लिए नहीं करता। अगर दूसरे की मदद करना संभव है और वह फिर भी न की जाए तो यह बहुत दुख की बात है। लेकिन मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि संयोग से कुछ भी घटित नहीं होता, यह हमेशा खास तौर से घटित होता है और ऐसा मानना ही उचित है। भरोसेमंद और वफादार बने। पुरानी कहावत है, एक छटाक वफादारी एक सिर चालाकी से ज़्यादा अच्छी है। यह सर्वव्यापी और अटल नियम है। काबिलियत बहुत ज़रूरी है, लेकिन भरोसेमंद होना अनिवार्य है। अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां हैं लेकिन वह भरोसेमंद नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। बचपन के दो दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थीं। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज़ आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को नहीं खोना चाहता। साथ ही बिल की आवाज़ से भी ऐसा लगता है कि वह बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वही आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह आवाज़ बार बार आई। हैरी अपने को और ज़्यादा रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, वह मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज़ हो गया। हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वह नहीं बचेगा। वह मर गया और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहाँ जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुँचा तो वह जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी, मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। हमसे अक्सर कहा जाता है अपने सपनों को साकार करो, मगर हम अपने सपनों को दूसरों की कीमत पर असलियत का रूप नहीं दे सकते। ऐसा करने वालों के पास चरित्र नहीं होता। हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के लिए जिनकी हम परवाह करते हैं और जो हम पर निर्भर हैं, अपने निजी हितों का त्याग करना चाहिए। मन में मैल ना रखें, कूड़ा इकट्ठा करने वाले ना बने। क्या हमने वह कहावत सुनी है, माफ़ तो कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। जब एक व्यक्ति माफ़ करने से इनकार कर देता है तो वह उन सभी दरवाज़ों को बंद कर देता है जिन्हें खोलने की किसी दिन उसे ज़रूरत पड़ सकती है। जब हम मन में वैर और दोष का भाव रखते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको पहुंचता है वह खुद अपने को। जिम और जेरी बचपन के दोस्त थे, मगर किसी कारण से उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले। जेरी मृत्युशैया पर पड़ा था और दिल पर बोझ लेकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफ़ी मांगते हुए कहा, हम एक दूसरे को क्षमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं। जिम को भी यह बात अच्छी लगी। एक दिन उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बीते पिछले 25 सालों को याद किया, अपने मतभेदों को भुलाया और कुछ घंटे साथ गुजारे।
जब जिम जाने लगा था, जेरी पीछे से चिल्लाकर बोला, जिम, अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना, यह माफ़ी मानी नहीं जाएगी। द्वेष भावना रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। द्वेष रखना व्यर्थ है। लानत है मुझ पर। जहाँ एक तरफ द्वेष रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट खाना भी अच्छी बात नहीं। किसी ने ठीक ही कहा, तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। जॉन कैनेडी ने एक बार कहा था, किसी को माफ़ तो कर दो लेकिन उसका नाम मत भूलो। मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि उनका मतलब यह था कि दोबारा ठगा जाना या धोखा खाना अक्लमंदी नहीं है। सच्चे ईमानदार और निष्कपट बने। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वह है सच्चाई। अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। यह अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, ना कि ईमानदारी दिखाना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदारी कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या ईमानदारी से समझौता करना और जीतना या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करके क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। थैंक यू सो मच।